नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निशस्त्रीकरण के संबंध में। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक और मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो निशस्त्रीकरण एक प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रों को अपने हथियारों में कटौती करनी होती है। इस निशस्त्रीकरण के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सामान्य निशस्त्रीकरण जिसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं, स्थानीय निशस्त्रीकरण जिसमें कुछ राष्ट्र भाग लें, मात्रात्मक निशस्त्रीकरण सभी प्रकार के शस्त्रों में कटौती का होना, गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती होना, पूर्ण निशस्त्रीकरण अर्थ हथियार मुक्त होना, अनिवार्य निशस्त्रीकरण ये निशस्त्रीकरण युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों पर होता है, और ऐच्छिक निशस्त्रीकरण जैसे 1967 की एनपीटी की संधि है। संक्षेप में यदि हम कहें तो निशस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी, एक पक्षीय भी हो सकता है और द्विपक्षीय भी, पूर्ण हो सकता है और आंशिक भी, नियंत्रित हो सकता है और अनियंत्रित भी। मोटे रूप से निशस्त्रीकरण में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात तथ्यगत रूप से होनी चाहिए। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता विभिन्न कारणों से है। निशस्त्रीकरण को शांति का एक साधन समझा जाता है। निशस्त्रीकरण का प्रयोजन राष्ट्रों को लड़ाई के साधनों से ही वंचित कर देना है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता विभिन्न कारणों से है, जैसे शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना हो जाती है। निशस्त्रीकरण का दर्शन इस संकल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास में हथियार हैं। इस धारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी हथियार छोड़ दें तो लड़ना एक प्रकार से असंभव हो जाएगा। दूसरा कारण है कि शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में शस्त्र निर्माण की होड़ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र हितों का टकराव अस्वाभाविक तथ्य नहीं है। इस टकराव में शस्त्रीकरण का काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव अपनी चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच जाता है। शस्त्रीकरण के कारण असीमित व्यय होता है, जिससे लोक कल्याण कार्यों की उपेक्षा होती है। शस्त्र उत्पादन में असीमित संसाधन व्यय किए जाते हैं। विश्व के छोटे छोटे सभी राष्ट्र अपने बजट का अधिकांश भाग राष्ट्रों के निर्माण और सैन्य सामग्री जुटाने में खर्च करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि महाशक्तियों के द्वारा भी अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे बमों और मिसाइलों का निर्माण किया गया है जिसका भविष्य में प्रयोग किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। ऐसी बड़ी धनराशि राष्ट्रों द्वारा विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण पर व्यय की जाती है। यदि यह विश्व के अविकसित और पिछड़े देशों के विकास पर व्यय की जाए तो समूचे विश्व का रूप बदल सकता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये सभी शक्ति को बढ़ाने के दूसरे रूप हैं। एक राष्ट्र को शक्ति व राष्ट्र को बढ़ाना ही युद्ध को जन्म देता है। निशस्त्रीकरण में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत होता है तथा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं यदि हम शस्त्र नियंत्रण की बात करें तो निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध हथियारों की कटौती का हो सकता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में भविष्य के हथियारों के नियंत्रण पर बल दिया जाता है। शस्त्र नियंत्रण में शस्त्रों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। शस्त्र नियंत्रण शस्त्रों की कटौती पर उतना बल नहीं दिया देता जितना विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाए इस पर बल देता है। शस्त्र नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक संस्था की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण परस्पर पूरक हैं। अब हम निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर बात करेंगे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रसंघ के भीतर एवं राष्ट्रसंघ के बाहर भी इसके प्रयास हुए हैं, परंतु हम यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए निशस्त्रीकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यूएनओ के चार्टर में निशस्त्रीकरण का उद्देश्य तय किया गया है।
1952 में यूएन महासभा ने यूएन निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना भी की थी। यूएसए राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1955 में मुक्त आकाश योजना रखी थी। इस योजना का उद्देश्य एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण रखने का अधिकार प्रदान करना था। 1957 को सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण आयोग विस्तृत किया जाए। भारत को 1957 में यह सदस्यता मिली थी। 1958 में यूएसएसआर के प्रधानमंत्री मार्शल बुगलन ने निशस्त्रीकरण के लिए बुल्गानियन योजना दी थी, जिसमें कहा गया था अणु बमों का परीक्षण बंद हो, नाटो और वार्सा में अनाक्रमण का समझौता हो, यूके, यूएसए और यूएसएसआर आणविक अस्त्रों का परित्याग करें। 1958 में ही पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी निशस्त्रीकरण के लिए स्पार्क योजना दी थी। 1960 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण का सम्मेलन हुआ, किंतु कोई प्रगति नहीं हुई थी। 1963 में यूके, यूएसए व यूएसआर ने आंशिक अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। भूगर्भ के अतिरिक्त सभी प्रकार के परीक्षणों पर इसमें रोक लगी थी। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मास्को में एक सम्मेलन हुआ था। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर आकाश, समुद्र, वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। चीन भी इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। इस संधि में विभिन्न धाराएं 5 थी। जैसे पहली धारा में तीनों राष्ट्रों द्वारा यह संकल्प किया गया था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमंडल, उनकी सीमा, बाह्य अंतरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था थी कि संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से 1/3 राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हो तो संशोधन पर विचार हो सकता है। तीसरी धारा के अनुसार इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस संधि पर अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा। चौथी धारा में व्यवस्था थी कि यह संधि असीमित काल के लिए है। यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस संधि के बंधनों से मुक्त कर ले जब वह अनुभव करे कि इसमें इसके देश का सर्वोच्च हित ही संकट में पड़ जाएगा, परंतु 3 माह का उसे नोटिस देना होगा। 5वीं धारा के अनुसार इस संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान रूप से प्रामाणिक समझे जाएंगे। 1966 में ओपन स्काई ट्रीटी अर्थात बाह्य आकाश संधि हुई, जिसपे यूके, यूएसएसआर और यूएसए ने मुक्त आकाश का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों में करने के लिए बात की। 1968 में एनपीटी हुई। इस संधि में 20 देशों ने भाग लिया। परमाणु ईंधन एवं तकनीक का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर करने पर इसमें बल। इस अणु अप्रसार संधि 1968 की विभिन्न धाराएं थी, जैसे परमाणु राज्य परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। परमाणु राष्ट्र परमाणु अस्त्रविहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोट पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। एक ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। यद्यपि संधि को महत्वपूर्ण माना गया, परंतु यह संधि निशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि यह संधि भूमिगत न्यूक्लियर परीक्षणों पर रोक नहीं लगाती, परमाणु राज्यों द्वारा नए न्यूक्लियर अस्त्रों के निर्माण पर रोक नहीं लगाती और न ही परमाणु राज्यों के न्यूक्लियर अनुसंधान कार्यक्रमों पर किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की यह व्यवस्था करती है। इसीलिए जब इस संधि को महासभा के समक्ष रखा गया तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिकूल माना था, क्योंकि विश्व शांति को परमाणु विहीन राष्ट्रों में परमाणु अस्त्रों के प्रसार से ही खतरा नहीं है, वरन परमाणु राज्यों के पास अणु आयुध के बने रहने से भी उतना ही खतरा है। वास्तव में ये एक भेदमूलक दृष्टि पर आधारित थी, जो परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन राज्यों के वर्तमान विभाजन को निरंतर बनाए रखना चाहती थी। 1971 में परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि हुई। प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर व्यापक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। साल फर्स्ट सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता 1972 में हुई।
साल 2 हुई 1979 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र की संधि 1987 में हुई। रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने 1987 में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र संधि पर हस्ताक्षर किए। स्टार्ट 1 1991 में हुई। स्टार्ट 2 हुई 1993 में। स्टार्ट 1 में सामरिक हथियारों में कटौती की बात की गई थी कि स्वेच्छा से परमाणु अस्त्रों की 30% कटौती पर देश सहमत हुए थे। और स्टार्ट सेकंड में रूसी राष्ट्रपति इसने से येल्सिन जो उस समय थे, उन्होंने इसे शताब्दी की संधि कहा था। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों में 1/3 कटौती करना था, अतः स्टार्ट का व्यापक महत्व था। CTBT निशस्त्रीकरण की दिशा में 1996 में रखी गई व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। CTBT अर्थात व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई यह संधि या समझौता था, जिसका 1993 में भारत और अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि ये संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। अगस्त 1996 में जिनेवा में इस व्यवस्था संधि के मसौदे पर विचार चलता रहा। इस बहुचर्चित संधि में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने तथा उस पर अमल की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था है। भारत ने CTBT के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। भारत का दूसरा विरोध यह भी था कि यह संधि बहुत संकीर्ण है और ये केवल नए विस्फोट रोकने की बात करती है, पर नई तकनीक विकास और नई परमाणु शस्त्रों के विषय पर चुप है। संधि का स्वरूप परमाणु राष्ट्रों की तकनीकी उपलब्धता को बरकरार रखने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए अधिक है, न कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए। इस संधि पर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे और विभिन्न देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं, किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं। परंतु विभिन्न देश जिसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का ये स्पष्ट मत है कि निशस्त्रीकरण विश्व के लिए आवश्यक है, परंतु संधि ऐसी हो जो भेदपूर्ण नहीं हो। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने निशस्त्रीकरण पर चर्चा की। निशस्त्रीकरण जो वर्तमान विश्व की आवश्यकता है और वर्तमान विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।